listening खास बात। आज के फास्ट पेस लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिस्ट्रैक्शन सभी कुछ हमारी लाइफ का पार्ट बन चुका है। लेकिन योगा हमारी लाइफ को बैलेंस देता है एंड पॉज देता है एंड हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, क्लियरिटी आती है। 91.2 FM पर मैं हूँ अदा आपके साथ और ये शो है खास बात। खास बात में आज हमारे बीच जो खास मेहमान हैं वो मिस्टर यशवंत जी हैं, जो कि योगा स्पेशलिस्ट हैं। काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। 14 ईयर्स प्लस उनको एक्सपीरियंस है एंड 15K प्लस स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल तरीके से, क्योंकि लोगों के मन में ना योगा को लेकर काफ़ी ज़्यादा मिथ होते हैं कि योगा तो बोरिंग होता है, बट वो बहुत ही अच्छे से योगा को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि कैसे योगा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए उनका वेलकम करते हैं, देन उनसे करेंगे बहुत सारी बातें। सो यशवंत जी, वेलकम टू रेडियो इप्सा। थैंक यू जी। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ बैठकर योग के बारे में बात करना बड़ा मुझे अच्छा लग रहा है। रियली इट्स ट्रू प्लेजर टू हैव यू हियर। सो यशवंत जी, आप हमें बताएं व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट योगा? और आपने भी मतलब किसी से इंस्पायर होकर शुरू किया था या फिर ऐसे बस यूं ही शुरू कर दिया, बाद में इम्पोर्टेंस पता चली? देखिए, योग आसनों का अभ्यास करने के लिए एक सही उम्र होती है 8 साल। 8 साल के बाद या इससे बड़े बच्चों को हम योग में आसनों से शुरुआत करा सकते हैं, सूर्य नमस्कार और छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करा सकते हैं। लेकिन 12 साल की उम्र के बाद हम प्रॉपरली फिर सारी चीज़ें करा सकते हैं बच्चों को। तो जो बेसिक है इनिशियली 8 साल में हो जाए और 12 साल से फिर हम सारी चीज़ें। लेकिन योग का जो ज्ञान है वो तो गर्भावस्था में भी दे सकते हैं, जब बच्चे ने जन्म नहीं लिया। तो अगर आपने नाम सुना होगा गर्भ संस्कार, तो गर्भ संस्कार में वही होता है, जब बच्चा माँ के पेट में है तब उसे हम योग के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुना सकते हैं, योग के बारे में बता सकते हैं। तो उस समय पर जो फीडिंग हो जाती है माइंड में वो लाइफ टाइम रहती है और वो संस्कारों में आ जाती है। अगर आपने महाभारत में कहानी सुनी होगी अर्जुन के बेटे की, कि उसे चक्रव्यूह भेदना आता था, तो वो गर्भावस्था में ही उसने सीख लिया था। मतलब गर्भ अवस्था में एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है, जो देखती हैं लेडीज़ और जो भी मतलब वो यूट्यूब अपने मतलब जो भी चीज़ें देखती हैं टीवी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, वो सच में उसका असर दिखता है उनके। बिल्कुल दिखता है। मैंने कई सारे माँ को, कई सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ को योग कराया है और उनके बच्चों में मैंने इम्पैक्ट देखा है और बच्चों में दिखता है, उनके संस्कारों में बाकी के बच्चों से वो अलग दिखाई देते हैं। उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका सब कुछ। ग्रेट। दिव्य बच्चे पैदा होते हैं उससे। और आपने कैसे शुरू किया था? मेरे योग में आने की कहीं ना कहीं ईश्वरीय व्यवस्था है। शायद पूर्व जन्मों के कुछ रहे होंगे योग के काम अधूरे, तो मैं योग में आ गया। बाय प्रोफेशन मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। और मैंने अपने दादाजी को देखा है, बचपन में देखता था, वो रोज़ अपना योग अभ्यास किया करते थे। और ठीक है, कर रहे होंगे, चल रहा होगा, लेकिन माइंड में चलता था ये है क्या, क्या चल रहा है। मैं जब 10th 11th क्लास में रहा था, उस समय मैं स्पोर्ट्स में था। मैं जूडो का नेशनल प्लेयर रहा हूँ, तो बॉडी तो मेरी फ्लेक्सिबल थी उस समय पर। फिर जब कॉलेज में एडमिशन हुआ BHMS के लिए, और मैं अपने एक मित्र के साथ रहता था। वो रोज़ सुबह उठते और अपना फूफा ये वो सब शुरू कर देते। वो बड़ा इरिटेटिंग होता था। हाँ, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई कॉलेज का यंग लड़का जिसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और सुबह के 5:30-6 बजे कोई उसको परेशान करे सोते हुए को। वो मुझे कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन वो बस अपना म्यूज़िक लगाया, एक सॉफ्ट बैकग्राउंड, और बस सांसों की आवाज़ और पैरों की आवाज़, वो बड़ी इरिटेट करती थी। एक दिन उठा और सोचा चलो कर तो रहे, उठ तो गए, करते हैं, क्योंकि बॉडी तो फ्लेक्सिबल थी। मैं उनसे अच्छा परफॉर्म करने लगा और देखा मुझे पहले दिन से ही मुझे ऐसा लगा कि दिन बहुत बड़ा लग रहा है। अब तो दिन बड़ा लग रहा है। फिर उसके बाद में मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगी, चीज़ें बहुत जल्दी से एक बार पढ़ने से याद होने लगी। और ऐसे करते करते जब योग को और सीखने के लिए इंटरेस्ट आया, और सीखा और जाना। फिर एक योग का टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। फिर इसके बाद मेरे गुरु ने कहा कि बस इतने पर ही सीमित नहीं रहना है, योग के जितने स्कूल्स हैं सब के बारे में जानो और सभी जगह से सीखो। तो
अलग अलग स्कूल्स में जा कर के, अलग अलग गुरुओं के पास जा कर के, रह कर के उनके सानिध्य में योग सीखा और आज भी सीख ही रहा हूँ। यशवंत जी ने हमें बताया कि योगा की इम्पोर्टेंस क्या है। और देखो, योगा शुरू करने की ना कोई भी एज ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम यंग एज में शुरू करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। 8 साल की उम्र जो है वो बिल्कुल सही होती है, योगा आप शुरू कर सकते हो। और मैक्स टू मैक्स 12 बहुत ही सही एज है, आप योगा शुरू करोगे। अगर आप इनिशियल शुरू कर दोगे तो लास्ट में जो है आप बहुत ही अच्छे से एकदम हेल्दी रह पाओगे। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। तो यशवंत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि योगा के थ्रू कौन सा मतलब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो बाकी वर्कआउट से नहीं होता? देखिए, बाकी वर्कआउट से योग का कंपैरिजन ही नहीं है। ओके। हम देखते हैं ना, जैसे आप जिम में जाते हैं तो देखते हैं बड़े बड़े बाहर कांच लगे हुए रहते हैं और वहाँ पर ट्रेडमिल चलती रहती है, राइट। म्यूजिक चलता रहता है बढ़िया तेज तेज आवाज में। तो किसी योगा क्लास में जाएंगे तो देखेंगे पूरा पैक है, शांत है, सूदिंग म्यूजिक चल रहा है, आंख बंद करके बैठने की इच्छा होगी। तो ये एकदम अपोजिट है। जो बाकी के वर्कआउट्स हैं वो आपको बाहर की तरफ लेकर जाते हैं, योग आपको अंदर की तरफ लेकर के जाता है। तो खुद को जानने की जर्नी जहाँ होती है वहाँ योग होता है। जब हम बाहर की ओर जाते हैं, बाह्यमुखी होते हैं, तो बाकी के सारे वर्कआउट हैं। तो हम बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते किसी भी जिमिंग एक्सरसाइज से या किसी भी बाहर की किसी भी वर्कआउट से योग को। वास्तव में योग सिर्फ वर्कआउट नहीं, योग जीवन जीने की कला है, योग लाइफस्टाइल है। हम कैसे जिए, कब, क्या, कैसा और कितना, ये सब कुछ योग में लिखा हुआ है। हमारे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ, पूरी एक्टिविटी योग में बताई है। किससे कितनी बात करना है, क्या बात करना है, यह भी योग बताता है। क्या खाना है, कितना खाना है, क्या पीना है, कैसे पीना है और कितना पीना है, सब कुछ योग हमें बताता है। तो हम वर्कआउट का तो एक इसमें थोड़ा सा ही है। अगर हम योग सूत्र की बात करें, महर्षि पतंजलि योग के सबसे बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने योग सूत्र लिखा है। तो उन्होंने तो पूरे उनके बुक में सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है आसनों के लिए, स्थिर सुखम आसनम। तो ऐसा पोस्चर जिसमें आपको स्थिरता मिले, आपको सुख की प्राप्ति हो, वो आसन है। स्टेबल हो पाए, स्टेबिलिटी हो, आप शांति से बैठ पाए। और जब तक नहीं आ रही है स्थिरता, तब तक उसका अभ्यास करते रहें। प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्तिभ्याम। तो उसकी प्रैक्टिस जब तक करते रहें, जब तक कि उसकी सिद्धि नहीं हो जाती, बस इतना ही लिखा है। तो फिजिकल मूवमेंट ओनली योग में नहीं है, योग में हमें इन्वर्ट, अंदर की तरफ जाने का के बारे में बताया है। खुद को पहचानना, खुद को जानना। एंड मैंने मतलब ऐसा भी सुना है बहुत सारे लोगों से कि हम काफ़ी टाइम से योगा कर रहे हैं लेकिन हम मतलब फोकस नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? कहीं ना कहीं उनका रास्ता अलग होगा या गलत होगा या ठीक नहीं होगा, क्योंकि योग तो मैथ्स जैसे काम करता है। अगर हमने 1+1 किया तो रिजल्ट 2 आएगा ही सही। वैसे ही अगर आपने योग में कुछ भी किया, इमीडिएटली उसका प्रभाव दिखेगा। अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो कुछ समय के बाद दिखेगा, लेकिन जिनको लंबा समय हो गया और कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी है कि अगर आपने कुछ गलत अभ्यास किया तो नेगेटिव इफेक्ट भी दिखेगा। जो चीज़ जितना अच्छा कर सकती है वो चीज़ उतना गलत भी कर सकती है। तो हमें सही गुरु के मार्गदर्शन में और सही अभ्यास की आवश्यकता है। बहुत से लोग तो ऐसा भी बोलते हैं योगा के लिए मतलब क्या क्लास जाना, ऐसा है कि हम देख देख के सीख लेंगे, ये भी लोगों के मन में मिथ रहता है। तो आई थिंक ये एक वे हो सकता है, इस वजह से वो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका एक बात कहना तो सही है, योग के लिए क्लास जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए योग को पहले जानना जरूरी है। अगर आप योग को सीख जाएं तो फिर क्लास जाने की जरूरत नहीं। और योग हमेशा गुरु शिष्य परंपरा से ही आगे बढ़ता है। ऐसे नहीं होता है कि हम बैठे हैं और अपने आप YouTube में देख करके सीख जाएं। योग सारे कोड्स हैं, सारे सूत्र, सारे फॉर्मूला है, तो उसको डिकोड करने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम खुद से करेंगे तो हम अपने अनुसार उसका अर्थ निकालेंगे। और फिजिकल एक्सरसाइज की भी बात करें तो जब हम खुद करते हैं तो हम वो करते हैं जो हमें अच्छी लगती है, हम वो नहीं करते जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है।
तो इसलिए अगर हम फिजिकल आसन, ध्यान, प्राणायाम अगर हमें सीखना है तो किसी कुशल योग शिक्षक के सानिध्य में ही सीखें। तो यशवंत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ चैंटिंग ओम क्या है योगा में? ओम को प्रणव मंत्र कहा गया है, बीज मंत्र कहा गया है, और ऐसा भी कहीं कहीं पर लिखा है कि ओम के बिना कोई भी शब्द पूरा नहीं होता, ओम के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता, हर मंत्र का संपुट ओम होता है। तो ओम चेंट और योग का हम ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, योग अभ्यास का ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं कि हम अपने माइंड की कंडीशनिंग के लिए ओम चेंट कर सकते हैं, ध्यान में आगे बढ़ने के लिए ओम चेंट कर सकते हैं। तो ओम चेंट अलग अलग तरह से किया जाता है। हम डीप चेंट कर सकते हैं, शॉर्ट चेंट कर सकते हैं, हम अजपा जिसे कहते हैं बिना चेंट किए चेंट कर सकते हैं ब्रीथ के साथ। तो ये बिना चैंट किए चैंट मतलब कैसे? ऐसा एक मेडिटेशन टेक्निक है, उसमें हम कुछ देर तक ओम जोर से बोलते हैं। ऐसे एक बार मैं चेंट करके बताता हूँ। इस तरह से कुछ देर हम चेंट करते हैं, उसके बाद फिर हम मनी मन चेंट करते हैं, और जब हम रुक जाते हैं तो वो आवाज हमें सुनाई देने लगती है। इसे हम 5-5 मिनट के अगर हम उसमें करें, टाइम पीरियड में 5 मिनट हम चेंट करें, 5 मिनट फिर मनी मन चेंट करें, और फिर 5 मिनट तक आंख बंद करके सुने तो ये आवाजें हमें सुनाई देने लगती है। तो ये ध्यान में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता हो सकता है। और इसका भी आई थिंक राइट वे होना चाहिए, क्योंकि वो जब आप कर रहे हो आपकी वॉइस उतनी बैलेंस्ड होनी चाहिए कि वो एक टाइम से शुरू होके लो पिच पे जा रही है, क्योंकि इम्बैलेंस्ड वॉइस भी होती है, मैंने ऐसा सुना है, और फिर वो मतलब सही तरीका नहीं होता ओम करने का। हम ओम को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, अ, उ और म। अ की जो आवाज है वो नाभि से निकले, पेट से निकले। उ की जो आवाज है वो गले से निकले, कंठ से निकले। म की जो आवाज है वो मस्तिष्क से निकले। अब साइंटिफिकली ऐसा बोलना थोड़ा सा अलग हो जाता है और समझना मुश्किल हो जाता है। तो जब मैं सिखाता हूँ लोगों को ओम चेंट करना, मेरे यहाँ जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करने आते हैं, तो उन्हें मैं कहता हूँ कि आप जो इसमें अ वाला पार्ट है उसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में करें, तो वो ऑटोमेटिकली बेस निकलेगा पेट से। ऊ की जो आवाज़ है वो गले से करने के लिए हम नॉर्मली ऊ करें, और जब म की जो बारी आती है तो कोशिश करें उसे नाक से ही निकलने दें, तो वो अ, ऊ और म का संगम हो जाता है और वो पूरा ओम बनता है। तो एक बार मैं तीनों को अलग अलग करके बता सकता हूँ। जैसे अ करना है तो जब ऊ करना है और जब लास्ट इसका तीसरा पार्ट है मैं, तो इस तरह से हम ओमकार को अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर उसको सीख सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली साथ में इस तरह से चेंट कर सकते हैं। नाइस। तो यशवंत जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से 5 योगा आसन हैं जो वेट गेन और वेट लूज के लिए हो सकते हैं? अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा है कि यहाँ कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है योग में। ओके। जैसे बताया ना, योग जीवन जीने की पद्धति है, योग लाइफस्टाइल है, और जब हम उस लाइफस्टाइल में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। हमारी बॉडी ये कहे कि सेंसिटिव हो जाती है। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है तो वो बाहर हो जाता है, अगर हम अंडर वेट हैं तो बॉडी अपने आप को शेप में ले आती है। तो योग में हमें जाना पड़ेगा, हम पर्टिकुलर 5 आसन करके वेट गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा, वो कुछ समय के लिए होगा। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने जीवन में योग उतारें, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक बैलेंस होने लगेगा। और ये कैसे काम करता है योग? योग मन पर काम करता है। योग मन पर कैसे काम करता है कि आप
आपकी जैसी सोच होगी, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका शरीर बन जाता है। अगर ये बहुत सिंपल, मैं अपनी प्रैक्टिस में एक चीज़ देखता हूँ, जो भी थोड़ा कंजूस टाइप के लोग होते हैं ना, उनको मैक्सिमम लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि वो नहीं छोड़ने की आदत है ना, तो वो कहीं नहीं छोड़ते। वैसे ही अगर आपको चीज़ों को इकट्ठा करने की आदत है, कलेक्टिवनेस अगर आपकी टेंडेंसी में है, तो वो आपका वेट भी बढ़ाएगा। जैसे ही वैराग्य भाव आएगा, आप चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे, वैसे ही आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट भी जाएगा, आपके माइंड से एक्स्ट्रा थॉट भी जाएंगे। तो थॉट भी कंट्रोल होंगे, वेट भी कंट्रोल होगा, दोनों चीज़ें। कितनी सिंपल चीज़ थी ना ये। राइट मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि हम तो घर के इतने काम कर लेते हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं योगा की, उससे तो हमारा वेट वैसे ही मतलब लूज़ हो जाता है, इतनी कोई नीड नहीं है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? घर का जो काम करते हैं और जो हम योग अभ्यास करते हैं उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। जो हम घर का काम करते हैं उसमें हम सफाई करेंगे, आगे झुकने का मूवमेंट करेंगे या हाथों का मूवमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे। लेकिन योग का अभ्यास जब हम करते हैं तो हमारे जो मूवमेंट है बॉडी के, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 हमारी स्पाइन के मूवमेंट, नंबर 2 एक्सट्रीमिटीज़ के मूवमेंट। तो स्पाइन की अगर हम सिर्फ मूवमेंट की बात करें तो फॉरवर्ड बेंडिंग होना चाहिए। उसका जितना फॉरवर्ड बेंडिंग किया है उसका 25% बैकवर्ड बेंडिंग होना चाहिए, तो काउंटर एक्शन होगा। फिर उसका साइडवर्ड बेंडिंग भी होना चाहिए स्पाइन का। साइडवर्ड बेंडिंग के बाद ट्विस्टिंग होना चाहिए, स्पाइन को पूरा हमें मरोड़ना भी है, फिर उसको खींचना है, स्ट्रेच करना है, फिर इन्वर्शन भी जिसमें पैर ऊपर जाए, कंप्रेशन भी देना है स्पाइन को। तो ये मूवमेंट हमारे मेन होते हैं जो हम रोज़ नहीं कर पाते। फिर एक्सट्रीमिटीज़ की बात आती है, हमारे गर्डल्स होते हैं, शोल्डर होते हैं, हमारा पेल्विक होता है, इसके मूवमेंट हमारे होने चाहिए। ये 360 डिग्री घूमने वाला सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है, तो इसके मूवमेंट होने चाहिए। नी के मूवमेंट हो, एंकल के हो, एल्बो के हो, रिस्ट के हो। तो ये जब सारा सब कुछ कंप्लीट होता है तो हमारा कंप्लीट वर्कआउट होता है। घर का काम करना हमारा कंप्लीट वर्कआउट नहीं है, वो लेबर वर्क है, हम वहाँ पर सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। नंबर 2, जब हम एक जैसा काम लगातार कर रहे हैं घर में, तो हमारा उसके लिए थ्रेशोल्ड डेवलप हो जाता है। उतने काम का हमारी बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आता। वो हमारे लिए नॉर्मल हो गया है। अब हमें बॉडी के लिए कुछ करना है तो उसके अलावा कुछ करना पड़ेगा। तो ये योगा को लेकर जो मिथ हैं वो हमें यशवंत जी ने बताए, क्लियर किए। दिल का ख्याल रखना बहुत इम्पोर्टेंट, लेकिन योगा के थ्रू हम कैसे अपने दिल का ख्याल रखें ये आज आपको पता चलेगा। तो यशवंत जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हार्ट हेल्थ के लिए योगा कितना इम्पोर्टेंट है, और कौन से ऐसे आसन होते हैं जो ज़रूरी होते हैं हमारी हार्ट हेल्थ के लिए? देखिए, हार्ट के लिए योग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। हम अगर सिर्फ आसनों की और फिज़िकल मूवमेंट की ही बात करें तो हमारी बॉडी में एक सेकेंड हार्ट होता है जो काफ मसल जिसे कहते हैं। क्योंकि हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, जो बॉडी के सारे पार्ट तक ब्लड को भेजता है। लेकिन वहाँ से वापस रिटर्न कैसे आएगा, तो वो हमारी मसल का काम होता है, ब्लड को वापस से विनस सिस्टम के थ्रू हार्ट तक भेजना। काफ मसल का इसमें मेन रोल होता है। हम जब भी योग अभ्यास करते हैं तो इसमें फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग करते ही हैं, काफ को एक्टिव करते हैं। तो काफ से पहले तो ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर की तरफ बढ़ता है, ये हमारी हार्ट की हेल्थ को अच्छा रखता है। नंबर 2, हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जब वर्कआउट करते हैं तो सांस फूल जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, फिर हम उसको रिलैक्स करते हैं। ऐसे ये बार बार ऐसा अभ्यास करने से अगर कुछ ब्लॉकेज शुरू हो रहा होगा हार्ट में तो वो ख़त्म हो जाता है। ये तो हुई फिजिकल आसनों की बात। जब हम इसमें मेंटल प्रैक्टिस की बात करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाता है। और स्ट्रेस नहीं है तो हार्ट पर बहुत सारे जो अभी आज के समय में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर और ये सब कुछ, ये सब होना बंद हो जाता है। तो योग हर एंगल में हार्ट के लिए अच्छा होता है। फिर बात करें चक्रास की, तो यहाँ पर हमारा अनहद चक्र होता है और ये हमारा एक्टिव होता है, ओपन होता है। इससे पूरे बॉडी में एक लाइट फीलिंग बनी हुई रहती है, पूरी बॉडी में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, पूरे बॉडी में एनर्जी लेवल बना हुआ रहता है। तो हार्ट के लिए योग बहुत अच्छा है। बिल्कुल। ये यशवंत जी ने हमें बताया कि दिल का कैसे ख्याल रखना है योगा के थ्रू। एंड आपके साथ बात करके ना मैं भी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अलग ही वाइब, पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ।
अगर आपके मन में भी योगा को लेकर सवाल हैं तो आई एम श्योर कि आज आपके सारे सवाल जो हैं उनके आंसर आपको मिल रहे होंगे 91.2 एफएम पर। मैं हूं अदा आपके साथ और ये शो है खास बात में आज हमारे बीच जो खास मेहमान हैं वो योगा स्पेशलिस्ट हैं मिस्टर यशवंत जी। काफ़ी सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, काफ़ी सारी डिसीज़ को हील कर चुके हैं योगा के थ्रू। तो यशवंत जी, मैं जानना चाहूँगी कैंसर पेशेंट के लिए योगा कितनी इंपॉर्टेंट है और क्या उनको मतलब अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए या जीवन में उतार ही लेना चाहिए योगा, ऐसा कुछ है? कैंसर पेशेंट के लिए अलग अलग एस्पेक्ट पर योग काम करता है। हम अगर स्टेजेस की बात करें तो कैंसर ऐसा है कि फर्स्ट स्टेज में तो यूजुअली पता नहीं चलता है लोगों को, सेकेंड स्टेज के बाद ही यूजुअली पता चलता है। तो पहले हम इस पर बात करें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर इंटरमीडिएट स्टेज या फोर्थ स्टेज है तो फिर वहाँ पर हमें कुछ भी वर्कआउट करने से बचना चाहिए जिससे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट हो, क्योंकि अगर फोर्थ स्टेज के पास में हैं हम तो मेटास्टेसिस मतलब बॉडी में उसके जो फैलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अगर हम उसमें ज़्यादा बॉडी का वर्कआउट करेंगे, ब्लड फ्लो ज़्यादा तेज होगा तो उसके बॉडी में फैलने के चांसेस बढ़ेंगे। तो उस कंडीशन में हमें जो मानसिक योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, हमें उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी इस समय पर मेरे पास कुछ थर्ड और फोर्थ स्टेज के कैंसर पेशेंट हैं, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। और योग नहीं करने में और योग करने में बेसिक अंतर ये आता है कि किसी डिजीज़ के बारे में अगर हम ज़्यादा सोचते हैं तो वो उसकी प्रोग्रेस बढ़ जाती है और कैंसर नाम से बदनाम है। एक बार अगर किसी ने सुन लिया कि मुझे ऐसा है तो दिमाग तो बहुत चलने लग जाता है, नींद आनी बंद हो जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, परेशान होने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हीलिंग रुक जाती है, हीलिंग फास्ट नहीं होती। ऑलरेडी आजकल अगर किसी को होता है तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और सर्जरी या कीमो शुरू हो जाता है। कीमो अपने आप में बहुत एक तकलीफ देने वाला विषय है, उसमें बहुत परेशान होती है बॉडी। तो ऐसे में ध्यान और प्राणायाम, इसके अलावा जो हमारी टेक्निक्स हैं कि हम शांत रहें, मन को कैसे शांत करें, उनकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर आसन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते और अगर करना है तो सूक्ष्म व्यायाम करें, सारे जॉइंट के मूवमेंट होते रहें, ऐसी एक्सरसाइज करें, वो इनफ होता है। ओके, मतलब थर्ड फोर्थ स्टेज में तो नहीं करें, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। हाँ, लेकिन मन को बैलेंस रखने के लिए, दिमाग को शांत रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते रहना चाहिए। ओके, तो यशवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, मतलब नाउ डेज इवन जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी स्पेक्स लगे हुए हैं और आंखें बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। ऐसा कुछ आसन है जो आइज़ को हेल्दी रखता हो, ऐसा कुछ है? योग में कुछ टेक्निक्स हैं इसमें करने के लिए, लेकिन मैं हर बार पहले प्रिवेंशन देन उसका ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले फूड पर अगर हम जाएं तो ऐसा फूड बच्चों को खिलाएं जिसमें विटामिन ए पर्याप्त है। विटामिन ए ऐसी चीज़ों में मिलता है जो ज़मीन के नीचे से निकलती है, गाजर हुआ, इस तरह की जो बीटरूट हुआ, इन सारी चीज़ों में विटामिन ए अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं में होता है, पपाया में भी बीटरूट होता, पपाया में भी विटामिन ए होता है। लेकिन हमें अगर आँखों में प्रॉब्लम हो रही तो पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा विटामिन ए किन चीज़ों में है, उन चीज़ों का सेवन करें, नंबर 1। नंबर 2, स्क्रीन टाइम बच्चों का कम करें। स्क्रीन टाइम, अच्छा मोबाइल चलाने का भी तरीका होता है ना। अभी बच्चों को मोबाइल अब मिल गया, वो आंखों के इतने पास रखते हैं। एक समय था जब टीवी में बच्चे खूब लगे हुए रहते थे, अब मोबाइल में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल है, आंखों के लिए, बच्चों के लिए हार्मफुल है। तो स्क्रीन टाइम कम करें। फिर उसके बाद में पढ़ाई करने के लिए बैठ कर पढ़ाई करें। बच्चे लेट करके पढ़ रहे हैं, कैसे तो भी पढ़ रहे हैं, तो आंखों पर जोर आता है। एकदम अंधेरे रूम में है, होता क्या है कि आँखों के अंदर एक एक्लाइमेटेशन नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारी पिपल डायलेट होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब वो स्क्रीन देखते तो एकदम से डार्क होता है, एकदम से लाइट होता है, तो इस कारण से आँखों में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। तो हमें उससे बचना चाहिए। फिर अब क्या करें? आसनों की अगर बात करें तो ऐसे सारे आसन जिसमें फेस पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े, वो सब आँखों के लिए अच्छे होते हैं। चाहे वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन हो, चाहे वो इन्वर्शन के आसन हो,
जिसमें हम आगे झुकते हैं, कमर को नीचे झुकाते हैं, वहाँ पर भी चेहरे पर ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ऐसे आसन जिसमें हम पैर ऊपर करते हैं, वहाँ पर भी चेहरे पर ब्लड का फ्लो बढ़ता है। ये दोनों कंडीशन में हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है। फिर एक और टेक्निक है योग में, षट क्रियाएं हठ योग का एक पार्ट है। षट क्रियाओं में आता है त्राटक। त्राटक स्पेसिफिकली आंखों के लिए है वो। तो अगर त्राटक की प्रैक्टिस करें तो आंखें बहुत अच्छी हो जाती है। और इसका मैंने अपने खुद पर इफेक्ट देखा है। जब मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में, मुझे चश्मा लगता था, और फिर जब मैंने त्राटक का अभ्यास शुरू किया और खाने पीने में ध्यान दिया, अब मुझे उस बात को हो गए लगभग 12-15 साल। अब मुझे चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तक मैंने चश्मा यूज़ नहीं किया ऐसे नंबर वाला। और डॉक्टर से भी मैंने चेक कराया, डॉक्टर ने सब कुछ पास किया कि अब एकदम बढ़िया है, आप ऐसे सब कुछ कर सकते हैं नॉर्मली। नाइस मतलब सच में असर करता है ऐसा। हाँ जी, मैंने खुद पर देखा है। जब आपने खुद पर कर लिया तो इससे बड़ा एग्जाम्पल तो आई थिंक कुछ हो ही नहीं सकता। राइट। तो यशवंत जी, अब मैं स्पेशली विमेन को लेकर मतलब चीज़ें जानना चाहती हूँ। ये तो मतलब फैक्ट है, लेडीज़ अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, एकदम इग्नोर करती हैं। तो ऐसा कुछ जो उनको करना चाहिए योगासन में, या फिर कोई प्रेग्नेंट विमेन, उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए योगा के लिए, स्पाइन के लिए क्या करना चाहिए? अब देखिए, हम यहाँ पर फीमेल की लाइफ के 3 पार्ट को देखते हैं। पहला, जब मेनार्की होती है, मेंसेस आना शुरू होते हैं। दूसरा, जब प्रेगनेंसी होती है। और तीसरा, जब मेनोपॉज होता है। राइट। ये तीनों फेज फीमेल की लाइफ को एकदम बदल देते हैं। तो मेनार्की आजकल थोड़ी फास्ट हो गई, जल्दी हो गई है, अर्ली मेनार्की होने लगी है। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसे बोलते हैं डिस्मेनोरिया, या PMS भी इसके लिए नाम यूज़ करते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। कमर में दर्द, पेट में दर्द, ये सारी चीज़ें होती है। तो उस समय पर हम ऐसे आसन करें जिससे हमारे पेल्विक रीजन पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़े। जैसे भद्रासन हुआ, राजकपोत आसन हुआ, वक्रासन हुआ। इस तरह के आसन उस समय पर करने से ब्लड का फ्लो बढ़ता है पेल्विस पर। तो वहाँ पर ये जो भी पेन है, क्रैम्प है, ये सब कुछ हम उनसे बच जाते हैं। दूसरा समय आता है प्रेगनेंसी का। अब प्रेगनेंसी को भी हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब कंसीव कर लिया है तो उस समय पर हमें इमीडिएटली वर्कआउट रोक देना चाहिए 3 महीने के लिए। क्योंकि जब तक प्लेसेंटा डेवलप नहीं होता तब तक मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जो फीटस डेवलप हो रहा है वो रुकेगा कैसे? प्लेसेंटा क्या करता है, एक अटैचमेंट का काम करता है, जो वूम में अंदर अटैच हो जाता है और अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को जोड़ कर रखता है। तो ये हो जाता है 3rd मंथ के एंड में। तो 4th मंथ की स्टार्टिंग में, या इसे बोलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर जब शुरू होता है, उसके बाद हम यहाँ पर योग का अभ्यास कर सकते हैं। अब क्या नहीं करना है इसमें, हमें उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्या करना है वो ठीक है। हमें ऐसे कोई आसन नहीं करना चाहिए जिससे पेट के ऊपर प्रेशर आ रहा हो। फॉरवर्ड बेंडिंग वाले स्पेशली जो भी आसन है, हमें वो अवॉइड करना चाहिए। हमें ब्रीथ होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब सिस्टम तो वही है, हार्ट भी वही है, लंग भी वही है, लेकिन बॉडी डबल हो गई है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें ब्रीथ होल्ड करने वाले कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जिसमें हमें ब्रीथ होल्ड करना पड़े। अब क्या क्या करना चाहिए उसकी बारी आती है। तो हमें ऐसे मूवमेंट करना चाहिए जिससे कि बूम का साइज बढ़े, तो बेबी अंदर मूव कर पाए। बैकवर्ड बेंडिंग के आसन, जिससे कि पेट ऊपर की तरफ खींचे। साइडवर्ड बेंडिंग के आसन, जिससे कि साइड से हमारा बूम स्ट्रेच हो। ट्विस्टिंग वाले आसन, जिससे कि स्पाइन रिलैक्स हो। प्लस स्ट्रेचिंग, जिससे पूरा स्पाइन खुल जाए। ये हुआ हमारे बूम के लिए। फिर हमें प्रिपरेशन करनी होती है इसके बाद में हमारे पेल्विस की, डिलीवरी के लिए, लेबर के लिए। तो पेल्विक को ओपन करने वाले जो भी आसन होते हैं, जिसमें भद्रासन होता है, स्पेशली हमारे बाल झूलासन होता है, योग मुद्रा का एक पार्ट होता है, बैकवर्ड बेंडिंग होती है। इन आसनों की प्रैक्टिस करने से हमारा पेल्विक ओपन होता है, जिससे लेबर इजी हो जाता है। नंबर 3, अब हमें यहाँ पर ऐसी मसल को एक्टिव करना है जो लेबर में हेल्प करती है। हमारी लोअर एब्डोमेन की, पेल्विक की, अपर थाई की, इनर थाई की जो मसल होती है, ये हमारे लेबर में जो डिलीवरी की प्रोसेस होती है उसे लेबर बोलते हैं, उस लेबर में हेल्प करें। तो ऐसे सारे आसन करने चाहिए जो उसमें हेल्प करें। अब आप सोच रहे होंगे मैं कहीं पर भी आसन का नाम नहीं बोल रहा हूँ।
एक्चुअल में होता ऐसा है कि एक ही आसन को अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग तरीके से किया गया है। स्कूल मतलब जो ट्रेडिशनल स्कूल्स हैं, जैसे द योग इंस्टीट्यूट सांता क्रूज मुंबई, दुनिया का ऐसा पहला योग स्कूल जहाँ से योग टीचर बने, 112 साल पुराना। बिहार स्कूल ऑफ योगा, केवल्य धाम, एस व्यासा, ये अलग अलग स्कूल्स में आसनों के कुछ नाम में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं आपको पर्टिकुलर मूवमेंट बता रहा हूँ जिसमें कोई भी आसन उस कैटेगरी में आए उसको हम कर सकते हैं। ये हुआ हमारा लेबर तक का टाइम। अच्छा, इस टाइम में हमें एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखना था। यहाँ पर हमें प्राणायाम, ब्रीदिंग को बैलेंस करने की बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, ध्यान का बहुत अभ्यास करना चाहिए। होता क्या है कि लास्ट मंथ के पहले या 5th मंथ में या 6th मंथ में 7th मंथ में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कई बार ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण प्री एक्लैम्सिया या एक्लैम्सिया की कंडीशन बनती है, बॉडी शेक करने लगती है, ये सारी चीज़ें होती। तो अगर प्राणायाम की प्रैक्टिस करते रहें तो ये सब कुछ नहीं होगा। मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, माइंड बैलेंस रहेगा और हम नॉर्मल डिलीवरी इससे कराते हैं। मैं 20 से ज़्यादा लोगों को, फीमेल्स को नॉर्मल डिलीवरी इसके थ्रू करा चुका हूँ। और ऐसे केस में जिनमें से कई सारी लोगों के पहली डिलीवरी थी वो सिजेरियन हुई, सेकेंड हमने नॉर्मल करी, किसी को सिस्ट था उसके बावजूद भी हमने नॉर्मल करी। तो कई सारी मेडिकल कंडीशन के बावजूद भी हम नॉर्मल डिलीवरी इसमें करा सकते हैं अगर हम सही तरीके से योग अभ्यास करें। फिर हम बात करें जो फीटस अंदर डेवलप हो रहा है उसके लिए, तो हम उसको अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छी बातें बताएं, हम होली बुक्स को पढ़ते रहें। तो अभिमन्यु जैसे उसके अंदर भी चक्रव्यूह भेदने का जैसा ज्ञान हुआ था, वैसे ही अच्छी चीज़ों का ज्ञान उस बच्चे के अंदर होगा। लास्ट स्टेज आती है फीमेल की जहाँ पर चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो है मीनोपॉज। अब मीनोपॉज थोड़ा तकलीफदायक समय होता है, लंबा समय 2 से 3 साल तक कई बार चलता है, कई बार 1 महीने या 2 महीने में भी ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर हमें पेल्विक को स्ट्रेंथ देने वाले आसन करने चाहिए, प्लस हमें मेंटल स्टेबिलिटी बनाने वाले बैलेंस करने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को बैलेंस जो करता है हार्मोनली वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, लेकिन वो हार्मोन्स निकालता है जो पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करता है, आपके ओवरी को भी वो रेगुलेट करता है, इसके साथ बॉडी के सारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर हमें प्राणायाम और ध्यान बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मीनोपॉज के टाइम में। और बात कर रहे थे आप बैक पेन की, तो बैक पेन बहुत सिंपल चीज़ है, 2 कारणों से हो सकता है, या तो स्टिफनेस हो या फिर कुछ स्पाइनल डिजीज़ हो। स्टिफनेस है तो जो मैंने 4 मूवमेंट बताए, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग, ये करें एकदम ठीक हो जाएगा। अगर हम थेरेपिटिकली बात करें, अगर कोई डिजीज़ है, अगर गैप कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, या कोई नर्व कंप्रेस हो रही है, साइटिका हो गया है, या बल्ज हो गया है स्पाइन में से, या हर्निएशन हो गया है डिस्क का, तो उस कंडीशन में हमें बिना किसी एक्सपर्ट की राय लिए प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, नहीं तो डिजीज़ बढ़ सकती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यशवंत जी ने हमें बताया, स्पेशली विमेन के लिए, क्योंकि विमेन जो है अक्सर अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं। अच्छा यशवंत जी, लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि योगा जो है काफ़ी स्लो प्रोसेस है वर्कआउट के लिए, इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मिथ है कि फैक्ट है? ये स्लो प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन लंबी प्रोसेस ज़रूर है। अगर आपको ईश्वर प्राप्ति करनी है योग में तो समय लगेगा, लेकिन आपको शरीर के स्तर पर अगर आप देख रहे हैं तो इमीडिएटली इफेक्ट दिखते हैं। मैं तो थेरेपिटिकली भी यूज़ करता हूँ ना योग को। तो जहाँ पर भी हमें कोई पेशेंट आते हैं जिसे कमर दर्द हो, कंधे में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, 5 मिनट मुश्किल से लगते हैं और दर्द हम ठीक होते हुए देखते हैं। ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये योग की तारीफ कर रहा हूँ। योग में ऐसा जादू है। ओके, देन योगा कैन चेंज ब्रेन स्ट्रक्चर। यस, ब्रेन माइंड दोनों चेंज करता है, ये आपकी थॉट प्रोसेस चेंज करता है। ओके, तो ये फैक्ट है। अभी देखिए ना, ऐसा है कि योग लाइफस्टाइल है, तो ये सब कुछ सिखाता है, यम, नियम, आसन, तो हमें कैसे बात करना है, कितना बात करना है, ये सब कुछ योग सिखाता है। तो हमारे डिसिप्लिन हमें सिखाता है। तो अगर मन स्वस्थ तो सब कुछ स्वस्थ। राइट। योगा बूस्ट इम्यूनिटी 100%। जब आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो आपका इम्यून बूस्ट होगा ही सही। राइट। एंड हाँ, सबसे बड़ा मिथ, योगा इज अ रिलीजन।
बहुत सारे लोग ऐसा नहीं। बोलते हैं। नहीं, योगा इज ए फिलोसॉफी। योग दर्शन है, अच्छा, योग ओके। धर्म नहीं है। और योग के माध्यम से हम ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि योग किसी पर्टिकुलर धर्म का है या पर्टिकुलर रिलीजन का है। योग दर्शन है। योग किसी भी रिलीजन का नहीं है। मेरे पास हर रिलीजन के लोग आते हैं, तो बिल्कुल भी इसे हम ऐसे नहीं देखना चाहिए। राइट। एंड योगा इज जस्ट स्ट्रेचिंग। नहीं, ऐसा। योग में ऐसा कुछ भी नहीं है। योग का तो पार्ट ही नहीं है स्ट्रेचिंग। योग का तो हिस्सा है ध्यान, प्राणायाम, साधना है। राइट। तो ये कुछ मिथ और फैक्ट यशवंत जी ने क्लियर किए। तो यशवंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, योगा लाइफस्टाइल में कैसे हो सकता है? मतलब लाइफस्टाइल ही हम बना लें योगा, तो वो क्या हो सकता है? योग लाइफस्टाइल ही है वास्तव में। योग सिर्फ आसन या 1 घंटे का अभ्यास नहीं है। योग को जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है, तो सबसे पहले लिखा है यम। यम मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। उसको भी एक्सप्लेन किया है कि आप सोच, संतोष, तप और स्वाध्याय करें। सोच मतलब क्लीनलीनेस, हमारी बॉडी की क्लीनलीनेस, इंटरनल एंड आउटसाइड भी। राइट। और वैसे ही हमारी माइंड की भी क्लीनिंग होगी। इसके बाद में आएगा संतोष, सेटिस्फेक्शन। फिर आएगा तप, हार्ड वर्क। अगर सेटिस्फेक्शन आ गया, उसका मतलब ये नहीं है कि अब मुझे बैठे रहना, कुछ काम नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारियों के लिए मुझे मेहनत करना है, इसके लिए तप। इसके बाद आता है स्वाध्याय, फिर सेल्फ स्टडी। अब स्वाध्याय के 2 मीनिंग यहाँ पर बताए हैं। एक तो सु अध्याय और स्व अध्याय। सु अध्याय मतलब अच्छा पढ़ना, स्व अध्याय मतलब खुद को पढ़ना, खुद को जानना। तो ये हमारे यम हुए। इसमें हुआ सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। फिर इसके बाद में आता है ईश्वर प्रणिधान। अब जो कुछ भी इसके बाद में रिजल्ट हो रहा है, वो ईश्वर के ऊपर छोड़ना। तो यहाँ पर हमारा ये है यम। अब लाइफस्टाइल ऐसे ही हम डिजाइन करते हैं ना, कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर आता है हमारा नियम। अब ये खुद के लिए तो डिसिप्लिन हुए, हम अब जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसके लिए हमारे क्या डिसिप्लिन है, वो नियम के अंतर्गत आते हैं। वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। झूठ नहीं बोलना। हम एक बार कोशिश तो करें कि दिन भर में हम कम से कम छोटे छोटे झूठ बोलने से बचे। मैं देखता हूँ बिना सोचे झूठ बोलते हैं। Right. वो बात बिल्कुल गलत है कि सच कड़वा होता है। सच कड़वा कभी नहीं होता। सच बोलने का तरीका आना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिव है और शिव सुंदर है, तो सच कभी कड़वा नहीं होता। सच बहुत सुंदर होता है, बस हमारा तरीका अच्छा होना चाहिए बोलने का। तो सत्य, अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को हर्ट नहीं करना। अब हम किसी को फिजिकली हर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी को कुछ शब्द बोल करके अगर हर्ट कर रहे हैं, तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। मैंने कुछ ऐसा काम किया जिससे किसी को हर्ट हो रहा है, तो हमें वो काम करने से बचना है, यह अहिंसा में आता है। फिर आता है अस्तेय। अस्तेय मतलब होता है चोरी नहीं करना। तो अब मैंने देखा है लोगों की ऐसी आदत होती है, कुछ नहीं, कहीं पास में बैठे हैं, धीरे से टेबल पर से एक स्टोन उठा कर ले गए। ऑफिस में आए, पेन लेकर के गए। ये जानबूझ करके नहीं करते हैं, लोगों की आदत में आ जाता है। तो उन चीजों को रोकना है। यहाँ तक कि किसी के थॉट भी चुराना चोरी होती है। तो अस्तेय का पालन करना। फिर आता है ब्रह्मचर्य। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, फिर ब्रह्मचर्य इसलिए दिया है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ हमें शादी नहीं करना ही नहीं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से रोकना। हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रेन होती है हमारी आंखों से। हम लगातार देखते हैं इधर उधर। जब समय मिले आंखों को बंद कर लें। जब समय मिले चीज़ों को सुनना बंद कर दें। अब आप कहेंगे सुनना कैसे बंद कर दे, वो तो आवाज़ आ रही है। लेकिन ये ईश्वर ने हमारे अंदर ये कैरेक्टर दिया है कि हम देखते हुए भी चीज़ों को नहीं देखते कई बार। सुनते हुए भी चीज़ों को नहीं सुन सकते हैं हम कई बार। तो ऐसे हमारी एनर्जी कहीं भी ड्रेन हो रही है। लगातार बिना मतलब की बातों को बोलने से भी बचें, वाणी पर संयम करें। तो यहाँ पर ऐसे हम अपनी एनर्जी को ड्रेन होने से रोक सकते हैं। इसे हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। और लास्ट आता है इसमें अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है अनकलेक्टिवनेस। हम चीज़ों को इकट्ठा करना छोड़ें
क्योंकि पहले हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर उसकी चौकीदारी करते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है चीज़ों को कलेक्ट करने से रुके। हम छोटी छोटी चीज़ों को अननेसेसरी कलेक्ट करके रखते हैं। कई बार हमें ज़रूरत होती है 5 से 7 जोड़ी कपड़े एक इनफ होते हैं, और 5-7 जोड़ी, मैक्स टू मैक्स 8 जोड़ी 10 जोड़ी कपड़े में हमारा आसानी से सारा काम चल सकता है। मैं देखता हूँ अलमारियाँ भरे हैं, कवर्ड्स भरे हैं, फिर भी शॉपिंग नहीं रुक रही है। तो ये अनकलेक्टिवनेस हमें लाना है। अच्छा, जैसे जैसे हम अनकलेक्टिवनेस लाएंगे वैसे वैसे हमारे थॉट्स कम होने लगेंगे, वैसे वैसे हम डिजीज से बचेंगे। क्योंकि हमारा तो नेचर है ना चीज़ों को इकट्ठा करने का। हम शरीर में भी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं, हम दिमाग में भी चीज़ें इकट्ठी कर रहे हैं। तो चीज़ों को छोड़ना सीखें। कैसे हम हमारे पास कम ज़रूरत की चीज़ों को किसी और को दे दें। एक तो किसी की हेल्प हो जाएगी, दूसरा हम बच जाएंगे उससे। तो अपरिग्रह ये 5वां हमारा नियम है। तो यम और नियम योग में दिए हैं हमें जीवन में कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे काम करना है, खुद के लिए और सोसाइटी के लिए डिसिप्लिन। सो योगा को कैसे लाइफस्टाइल बना सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से यशवंत जी ने हमें बताया। यशवंत जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से ऐसे आसन हैं या योग या योगासन जो हमें करना चाहिए और हर एक को करना चाहिए, 5 या 4 ऐसे कोई आसन? देखिए, हम इसमें पर्टिकुलर पर नहीं जाते हैं। मैंने जैसा पहले भी बताया कि हमें स्पाइन के मूवमेंट करने चाहिए 4: फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग। और अगर हम एडवांस प्रैक्टिस की तरफ बढ़े तो कंप्रेशन मतलब इन्वर्शन वाले आसन। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फॉरवर्ड बेंडिंग जिसमें आगे झुकने वाले आसन होते हैं, जो खड़े होकर हो सकते हैं, बैठ कर हो सकते हैं, लेट कर हो सकते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग जिसमें पीछे झुकने वाले आसन हो सकते हैं, ये खड़े होकर, बैठ कर, लेट कर, तीनों पोजीशन में हो सकते हैं। साइडवर्ड बेंडिंग ये भी हमारी तीनों पोजीशन में हो जाते हैं, जिसमें हम शरीर को बाजू में खिंचाव देते हैं। फिर आता है ट्विस्टिंग जिसमें हम शरीर को मरोड़ते हैं, घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं। ये भी खड़े होकर या बैठकर, लेटकर, तीनों पोजीशन में हम कर सकते हैं। फिर कुछ एक्सट्रीमिटीज़ के लिए जिसमें शोल्डर जॉइंट आ जाए, पेल्विक जॉइंट आ जाए, फिर हमारे एल्बो और रिस्ट आ जाए, नी और एंकल आ जाए। तो हमें ऐसे आसनों का सिलेक्शन करना है जिसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। अब अगर हम एक जैसा रोज रोज अभ्यास करेंगे तो हमारी बॉडी में थ्रेशोल्ड डेवलप हो जाएगा। इसलिए मैं पर्टिकुलर आसन का नाम नहीं ले रहा हूँ। आप समय पर उन्हें चेंज करते रहें। थोड़ा समय हुआ, 1 महीना हमने ये आसन किया, हस्तपाद आसन किया मान लीजिए, फिर 1 महीने के बाद हमने फॉरवर्ड बेंडिंग का आसन, अब हमें बैठ कर करना है, हम पश्चिम उत्तानासन करने लगे। फिर लेट कर करना है, हम हलासन करने लग गए। तो थोड़े थोड़े समय में आसनों को चेंज करें, लेकिन फॉर्मूला ये रखें। और लास्ट में शवासन जरूर करें। शवासन सबसे कठिन आसनों में से है। हमें फील करना है कि हम डेड बॉडी हैं, और इसके बाद में हम प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। तो दोस्तों, ये था इंस्पायरिंग सेशन यशवंत जी के साथ। थैंक यू सो मच यशवंत जी, आप यहाँ पर आए एंड आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्यूटीफुली योगा को एक्सप्लेन किया, इजी बना दिया। जिसको लोग बहुत बोरिंग समझते थे, आपने उसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। सो आई होप कि आप लोगों के मन में जो भी मिथ और फैक्ट होंगे योगा को लेकर, सभी कुछ क्लियर हो गए होंगे एंड आज आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। फिलहाल वक्त हो गया मेरे यहाँ से जाने का, आपको बाय बोलने का, लेकिन आपसे जल्दी मुलाकात करूंगी एक और नए खास मेहमान के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू रेडियो अप्सरा 91.2 FM एंड दिस इज मी आरजे अदा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और याद रखिए, एक गहरी सांस सब कुछ बदल सकती है।